ओके, प्लीज आज के टॉपिक से डरना नहीं, ठीक है। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने मिल रही है, आपने कभी ये सब नहीं सुना होगा, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सुनो अच्छे से। अगर आपको अभी नहीं समझ आया तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो जाके फिर से सुनो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना, सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है ये आपके साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपको हमेशा काम आने वाला है, आगे फिजिक्स में भी काम आएगा। कंसेप्ट बिल्डर बोल सकता हूँ मैं, इस तरह से समझा रहा हूँ जो भी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्लीज एक्टिव रहिएगा और प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। ओके, काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। ओके, मैं क्या बोल रहा था, एंगुलर मोमेंटम, कभी भी कोई चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो वहाँ एंगुलर मोमेंटम होता है। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमने वाला नहीं है, उस और जिस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, NH/2π के बराबर होगा, वहीं पे भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। अब ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, आप सिर्फ इतना याद रखो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा था, MVR इज इक्वल्स टू NH/2π, ठीक है, NH/2π। अब फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि एच क्या है, यहाँ से एच कहाँ से आ गया नया, एकदम कोई नया सा लेटर। आपको एम पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर पता है, दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एन क्या है, कौन से ऑर्बिट में, फर्स्ट है तो फर्स्ट, 1 2 3 एंड सो ऑन। एच क्या है, एच एक नया वर्ड आ गया, दैट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लीज नोट करो ये भी, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपको आगे बार बार ये वर्ड सुनने मिलने ही वाला है अभी इस चैप्टर में, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। मैं स्पेलिंग भेज दे रहा हूँ, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, बिल्कुल भूलनी नहीं है, वैल्यू इसकी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34, 10⁻⁻34, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा है 10⁻⁻34। प्लीज इसको 10⁻34 मत समझना, दिस इज 10⁻⁻34, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है, यूनिट होती है जूल सेकेंड, हम निकालेंगे वो भी सब पार्ट। जूल सेकेंड यूनिट होती है, जूल सेकेंड। तो ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, देखो यहाँ पर अगर आपको ये बुक में देख रहे हो तो आपको दिखेगा ये, एक मिनट रुको, हाँ ये देखो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू एच, देखो यहाँ पर भी एच है, और यहाँ पर देखो उन्होंने दिया भी वैल्यू 6.626, मैंने 6.67 बोला था ना, गलती से हो गया होगा शायद, 6.26 जो भी इन्होंने दिया है वही रख लो, ठीक है। तो वो कितना 10⁻34 जूल सेकेंड, उसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। मेरी स्पेलिंग रॉन्ग हुई होगी, स्पेलिंग मैटर नहीं करती, वो ध्यान रखो, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये उनका दूसरा वाला लॉ था, बस सिंपल इतना ही लॉ था, उन्होंने इतना ही बोला था, इलेक्ट्रॉन विल मूव, इलेक्ट्रॉन विल मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स और ओनली इन दोज शेल्स whose angular momentum, that is MVR, is equals to NH/2π, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। इतना क्लियर? ओके ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हो गया उनका दूसरा वाला लॉ। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या करना है, इसका पहले वाला और दूसरे वाले लॉ का जो इक्वेशन बना है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को यूज करके देखो, बोज के लॉस पढ़ाने का मतलब क्या है, बोज के लॉस पढ़ाने के पीछे रीजन है, रीजन ये है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, nth ऑर्बिट का रेडियस कितना है, सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी है, फोर्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी है, nth ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, फोर्थ ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, तो ये सब चीजें इसी से ही पता कर सकते हैं हम, इसीलिए मैंने आपको ये सब पढ़ाया है, ठीक है। आपको पता करना है रेडियस कितना होगा, उसकी वैल्यू कैसे, तो वो सब यहीं से पता चलेगा। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर कुछ चीजें ये भी समझ में, ये है क्या एक्चुअली NH/2π, कुछ लोग काफी क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, मैं आपको बता दूं, इसी को लेके यहाँ पर नील बोर का ड्रॉबैक भी था, नील बोर को पूछा गया था ये आया कहाँ से, आपने कहाँ से लाया ये 2π, क्यों आपने 2π ही लिया, नील बोर को पूछा भी गया था कि आपने 2π ही क्यों लिया, आपने 3π क्यों नहीं लिया, आपने 4π क्यों नहीं लिया,
तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसका जवाब नील बोर के पास नहीं था। नील बोर ने ऐसे ही हाइपोथेटिकली एक इक्वेशन बना दिया और वो इक्वेशन सेट भी हो गया, फॉलो भी हो रहा था। तो ये नील बोर का ड्रॉबैक में भी आता है। नील बोर को पूछा गया था कि आपने जब ये दूसरा वाला लॉ दिया था तो उस लॉ में आपने नीचे 2 पाई ही क्यों लिखा, आपने 3 पाई क्यों नहीं लिखा, आपने 4 पाई क्यों नहीं लिखा, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, ओके। एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको, एग्जाम में जैसे हमारा रुपीज आजकल आपको पता होगा शॉर्ट में ऐसा चलता है, राइट? ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म यूज होता है और एग्जाम में कंफ्यूज मत होना आप लोग। ये लोग क्या करते हैं, h/2 पाई, इस पूरे को एक शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं ऐसे। तो जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में, यहाँ कहीं पे भी ये ऐसा h के ऊपर कट किया हुआ, तो समझ जाओ उस पूरे का मतलब क्या है, h/2 पाई। उस पूरे का मतलब क्या है, h/2 पाई। समझा? ठीक है, Yes, sir. ओके, इतना समझ में। ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, फिजिक्स है थोड़ा सा। अब इसमें कितने लोगों को फिजिक्स समझ में आता है, बट मेरे हिसाब से मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। ठीक है, सब चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता था काफ़ी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सेकंड। अब देखो इन दोनों की मदद से हम कुछ डेराइव करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम वी आर इज इक्वल्स टू NH/2 पाई। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं आपको पहले वाला इक्वेशन बताऊँ तो पहला इक्वेशन क्या था, हमने थोड़ी देर पहले डेराइव किया था, एम वी स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या बना था हमारा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वेशन बना था, बराबर है? ओके, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ध्यान दो। यहाँ पर ये जो दूसरा वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, एम और आर को नीचे भेज देंगे। प्लीज ध्यान से सुनना और प्लीज हो सके तो आपके पास बुक है तो उसमें लिखिए, क्योंकि इतने से काफी लिमिटेड जगह है मेरे पास समझाने के लिए। मैं जैसे जैसा बोल रहा हूँ उसको हो सके तो बुक में लिखिए। क्या करना है, ध्यान से सुनो, एम वी आर इज इक्वल्स टू NH/2 पाई, राइट? मैं क्या करने वाला हूँ, वी को उस इधर ही रखूंगा, वी इधर ही रहने वाला है, एम और आर को नीचे भेज दूंगा, नीचे किधर, इधर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दिया, तो ये वाला वी स्क्वायर हो जाएगा, ये सब स्क्वायर हो जाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4, पाई का क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, एम नीचे आया था एम स्क्वायर, आर स्क्वायर। इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, समझ में आया? तो कुछ ऐसा इक्वेशन दिखेगा जो मैं भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, यहीं पे बता देता हूँ। तो आपका इक्वेशन ऐसा कुछ दिखेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे वी स्क्वायर की वैल्यू है, जो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आई, इस वी स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो अब कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा एन, एम तो ऐसा कैसा रहेगा ये वाला, और वी स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो कैसा दिखेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज नीचे। ठीक है, जब ये एज इट इज नीचे आएगा तो ध्यान दो, अभी आपको क्या कट हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल, एम स्क्वायर से एक ऊपर वाला एम कैंसिल। अब प्लीज हो सके तो, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप क्या करो, अपनी बुक पे लिखो और मुझे फाइनल इक्वेशन मैसेज करके बताओ, या फिर फाइनल इक्वेशन कोई एक दिन बता दो क्या आएगा, वरना मैं खुद ही बता दूँ कि यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो जाएंगे। चलो मैं ही यहाँ पर डिराइव कर देता हूँ, आई होप आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, फाइनल इक्वेशन हमारा निकल के आएगा कुछ ऐसा, क्या आएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर। इतना सबको समझ में आया? आई होप जाग रहे हो, क्योंकि इसमें से कुछ लोग तो गायब ही हो गए, क्योंकि इनिशियली 38 थे, 33 मतलब 5 लोग तो गायब है, बट मैं उनके लिए पढ़ाता हूँ जो लोग सुनते हैं अच्छे से। आई होप आप सुन रहे हो अच्छे से। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, तो सोना मत और ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए। ये इक्वेशन जो अभी मैंने लिखा वो क्लियर है क्या सबको, या कुछ डाउट है किसी को, या फिर मैंने कोई मिस्टेक की है, कुछ मिस हो गया, देख लो ध्यान से और मुझे बताओ। ये इक्वेशन आप घर पे वापस प्रैक्टिस करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या करोगे आप, मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्या करोगे आप। सबसे पहले लिखोगे बोस का फर्स्ट लॉ लिखोगे। कैसे लिखने वाले हो, जैसे आपको समझ में आया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको कहीं से इंटरनेट से ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना काम करोगे, जितना मैंने समझाया वही आप लिखोगे। आप चाहे रॉन्ग लिखो राइट लिखो, डजंट मैटर, वही लिखोगे जितना आपको समझ में आया। सबसे पहला काम आप लिखोगे बोस, हेडिंग लिखोगे आप बोर लॉ, फर्स्ट लॉ, जितना आपको समझ में आया उतना लिख लो। फिर मैंने उसके क्या बोला था, मैंने उसमें एफ सी इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर मैंने वो कैसे कैसे पूरा डिराइव किया, इक्वेशन 1 लिख दिया था, बराबर। फिर मैं लिखूंगा वो सेकंड लॉ, जितना आपको समझ में आया वो सेकंड लॉ लिखो। क्या लिखोगे उसमें, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने उन दोनों की यूज करके, उन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं यहाँ तक पहुंचाऊं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ से आगे देखो, अरे यार पूरा ही कट गया, चलो ठीक है। हाँ क्या था, एक मिनट, हाँ तो एन स्क्वायर, इक्वेशन था हमारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन कॉम्प्लिकेट हो गया, अच्छा पॉइंट 2 पाई था एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या लिखा था के जेड ई स्क्वायर, है ना। और यहाँ था हमारा शायद 4 पाई स्क्वायर एम और आर, आई थिंक आर नहीं, आर स्क्वायर नहीं था, आर आर से कैंसिल हो गया था, है ना। ठीक है, ऐसा था, कोई बात नहीं, अगर इधर अगर रॉन्ग भी हुआ होगा आप कर सकते हो, आप पूरा मैंने डिराइव किया, आप उसके हिसाब से आप बुक में लिखना। अब यहाँ इतना सब करने के पीछे रीजन क्या है, ध्यान दो यहाँ पर पूरा, ये आर जो है ना, इस आर को मैं यहाँ भेज रहा हूँ और इस पूरे को नीचे लेके आ रहा हूँ, तो ध्यान देना यहाँ पर आर से क्या आता है, आर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लीज ध्यान देना, अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से पूरा देखो, इतना ये हो गया हमारे रेडियस की वैल्यू, ये रेडियस की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। इस तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग डर जाएंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला हम याद कैसे रखेंगे, नहीं रखना है तो यार डोंट वरी, हाँ डिराइव करने के लिए आया तो करना पड़ सकता है डिराइव, ठीक है। ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला, कि आपके रेडियस कोई भी अगर आपको रेडियस निकालना है तो इस तरह से निकाला जा सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो उसको सिंप्लीफाई किया जाता है और एक्चुअली सिंप्लीफाई करके पूछते हैं। आपको पता है एच मैंने बोला था प्लैंक्स कांस्टेंट, देयरफॉर ये कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, कितनी है 6.26 इंटू 10⁻34। 4 एक कांस्टेंट है, नंबर है, पाई 3.14 कांस्टेंट है, स्क्वायर हुआ था स्क्वायर, मास एक कांस्टेंट है, के 9 इंटू 10⁹ कांस्टेंट है, ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻19 का द होल स्क्वायर सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। अब होने वाला क्या है, इन सब कांस्टेंट का हमने एक साथ वैल्यू निकाल लिया, इन सब कांस्टेंट को हमने पूरा सॉल्व किया, मेरी बात ध्यान से सुनना, सारे कांस्टेंट को हमने एक साथ पूरा सॉल्व किया और हमने उसकी वैल्यू निकाल दी, हमने उसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। उस पूरे कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आ गई और वो वैल्यू कुछ है 52 एंगस्ट्रॉम या 5.2 एंगस्ट्रॉम, वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैं आपको जैसे जैसे आगे जाएगा चैप्टर में दिख जाएगा, वरना एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, 0.52 नैनोमीटर या 5.2, एक मिनट, हाँ भाई रुक जाओ, बुक में से इसकी वैल्यू देख लेता हूँ। आई होप उन्होंने दिया हो, क्वेश्चन तो आते हैं, ऊपर नीचे कर दिया है, हम्म 52.9 पिकोमीटर आता है, ठीक है। इन सबको सॉल्व करने के बाद, इन सबको सॉल्व करने के बाद मतलब किस किस को, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के
इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आती है 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। तो ये फाइनली अब देख लो, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 मिनट मैं भी वेट कर रहा हूँ, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो मैं फाइनल लिखने वाला हूँ उसके बारे में। तो आप देख सकते हो इसमें से वेरिएबल कौन है, वेरिएबल सिर्फ ये है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होगा, ये हमेशा चेंज होगा, बाकी ये सारे टर्म्स थोड़ी चेंज होने वाले हैं। आप समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? समझो आपको मैंने कोई भी एटम बोल दिया, कोई भी एटम का रेडियस निकालने बोल दिया, किसी भी एटम है और कोई भी ऑर्बिट में है, वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, उसका मैंने आपको रेडियस निकालने बोला। आप जब कभी भी इसका रेडियस निकालने जाओगे यही फॉर्मूला यूज करोगे। अब आप मुझे बताओ, हमेशा आप ये तो यही रखने वाले हो, एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर ही रहने वाला है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, 4 ही रहेगा, पाई रहेगा, एम ही रहेगा, के ही रहेगा, ई रहेगा। तो बेटर है कि हम इन सबको एक साथ एक बार में ही सॉल्व कर लेते हैं। जब इन सबको एक साथ सॉल्व किया तो आंसर निकल गया 52.9 पिकोमीटर। सिर्फ चेंज क्या होता है, एन ऑब्वियसली चेंज होगा, एन क्यों चेंज नहीं होगा, हो गई। आपको अगर मैंने सेकंड ऑर्बिट बोला तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, थर्ड बोला तो आप 9 आ जाएगा, 4 बोला तो 16 हो जाएगा। जेड डेफिनेटली चेंज होगा। अगर मैंने नाइट्रोजन के बारे में बोला तो अलग होगा, ऑक्सीजन के बारे में बोला तो अलग होगा, हाइड्रोजन के बारे में बोला तो 1 होगा, हीलियम बोला 2 होगा। जेड इज एटॉमिक नंबर। तो जो वेरिएबल है वो हमेशा चेंज होते हैं, बाकी सब चेंज होने वाले नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो मेरा फाइनल आंसर आने वाला है, मेरा फाइनल रेडियस का आंसर आता है r इज इक्वल्स टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन z पिकोमीटर। यही आपको फॉर्मूला यूज करना होता है, सिंपल। n आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में। हमेशा आपको एटम के बारे में दिया रहेगा, वो हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर और ये फैक्टर्स के साथ। पिकोमीटर पता है कितना आता है पिकोमीटर, बताओ चलो। पिकोमीटर क्या आज, बाप रे। आवाज आ रही है? चलो एक आंसर आया, 10⁻12 मीटर। ओके, तो मेरे को लगता है आप लोगों को इतना एक्सट्रीम लेवल नहीं जमा, तो मैं अगली बार से सिर्फ बुक में जितना है उतना ही बता देता हूँ, ठीक है? प्लीज अपना बताइए कि आप लोगों को जो मैंने आज समझाया उस लेवल पे समझाया या फिर मैं उसको नीचे लेके समझाऊं। प्लीज ऐसी जबरदस्ती का नहीं, हाँ मुझे बताओ, क्योंकि मुझे यहाँ से लग रहा है किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ लोग तो सो गए और नंबर्स भी कम हो गए। तो मुझे उसका आंसर चाहिए, तो फिर मैं तो आपके हिसाब से ही, मेरे को स्टूडेंट के हिसाब से ही हमेशा रहता है, वरना मैं बुक में दिया है, मैं स्ट्रेट देखो बुक में आपको ना, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास बुक अभी है तो 41 पेज नंबर पे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल्स टू n टाइम्स n स्क्वायर अपॉन z, उन्होंने डायरेक्ट दिया है, 52 डायरेक्ट दिया है। मैं आपको अगली बार डायरेक्ट बता दूंगा, सिर्फ वैल्यू पूरा डिराइव करके नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो आप अपना रिव्यू रख सकते हो, आपको कैसा जमा है या नहीं जमा, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो मुझे बता दीजिए कि बहुत ज्यादा टफ है, मेरे लिए आसान होगा, ठीक है? चलो, तो ये रेडियस है, इस आपका होमवर्क है ये, और मुझे ये ना होमवर्क चाहिए मेरे अगले लेक्चर्स के पहले। मतलब क्या करोगे आप किसको टेस्ट में, आप जब टेस्ट लिखते हो तो आप अपने पेपर्स कहाँ प्रोवाइड करते हो, जिनको भी प्रोवाइड करते हो, मैम या जतीन या जिनको भी प्रोवाइड करते हो, उनको आप भेजोगे लिख के, ये सब कुछ मेरे तक आना चाहिए, मुझे चाहिए सबका एक एक का लिख के। ये मैं इन्फॉर्म करने वाला हूँ जो यहाँ पर चेक करते हैं, ऋषिला मैम या जतीन जो भी चेक करते हैं, उनको मैं बोलने वाला हूँ ये आपका होमवर्क है कि आप ये करोगे। कैसे, जैसे मैंने बताया है बोस का पहला लॉ, उसके बारे में मैंने क्या सिखाया, जितना आपको अंडरस्टैंड, कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला आपने रॉन्ग लिखा राइट लिखा है, ठीक है? मुझे सिर्फ एफर्ट्स देखने हैं, आप राइट हो रॉन्ग हो डजेंट मैटर, मुझे देखना है जितना मैंने सिखाया अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख लेना बस, ठीक है? और उसका फोटो खींच के भेजना ताकि आपके पास वो रहे, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, यहाँ तक पहुंचोगे जैसे मैंने यहाँ तक पहुंचा हूँ, r इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन z पिकोमीटर तक। क्लियर?
Yes, sir. ठीक है, ओके। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क है, ताकि आपको भी फायदा इससे, आपको समझ में आएगा आप कैसे, कि आपको कितना आया खुद से। ओके, ये हो गया। इस तरह से बोर्ड्स के फॉर्मूला से हमने रेडियस निकाल दिया। और रेडियस हमेशा वो लोग पूछते भी है, आपको एग्जाम में कभी भी रेडियस पूछेंगे कि कोई भी एलिमेंट दे दिया, कोई भी ऑर्बिट दे दिया, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप हमेशा रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसी तरह से हम लोग वेलोसिटी भी निकालते हैं, इसी तरह से हम वेलोसिटी भी निकालते हैं। और वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का मैं अभी फिलहाल तो शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसका डेरिवेशन चाहिए तो वो भी बता दूंगा, डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, उसी को यूज करके निकालते हैं। बट मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, वैल्यू है 2.18 इंटू 2.18 इंटू z अपॉन n इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एक मिनट रुको, 10⁸ रहेगा, जस्ट अ मिनट। तो ये बुक में ना सब खराब करके दिया है, पहले वाला बुक अच्छा था, उन्होंने पूरा डेरिवेशन एंड ऑल सब अच्छे से दिया था, ये सब क्या किया है इन्होंने, पूरा ऊपर नीचे कर दिया। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ रेडियस दिया है, कहाँ वेलोसिटी, कुछ भी सब ऊपर नीचे कर दिया इन्होंने। ठीक है, मैं क्लैरिफाई करके आपको अगले क्लास में बताऊंगा ये, अभी के लिए याद रखो 10⁸ ही है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या फॉर्मूला वेलोसिटी का, सेम इसी तरह से डिराइव करते हैं, जैसे वो दो लॉज की मदद से मैंने रेडियस डिराइव किया है, वैसे ही उसी तरह से हम वेलोसिटी भी डिराइव करते हैं। जब हम वेलोसिटी डिराइव करते हैं तो फाइनली हमारा जो फाइनल निकल के आंसर आता है वो आता है 2.18 इंटू जेड अपॉन एन 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जेड वापस वही क्या है, एटॉमिक नंबर, एन क्या है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। चलो अभी थोड़ा सा बुक से पढ़ लेते हैं, 2 मिनट रुको, बुक में तो बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया है सब ऊपर नीचे। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। दो वैल्यूज याद रखो फिलहाल के लिए, रेडियस क्या है n² अपॉन जेड, और वेलोसिटी क्या है z अपॉन n, उल्टा है, ठीक है, और स्क्वायर नहीं है, z अपॉन n है और 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके पहले वाला पेज निकालता हूँ। नए वाले टेक्स्ट बुक में 8 है ना, एक्चुअली 8 ही है, अगर आप बोल रहे हो 8 है तो 8 ही है, ठीक है। तो कॉपी पे अब जिस तरह से हमने रेडियस डिराइव किया, फिर वेलोसिटी डिराइव किया, अब अगला हमारा रहता है एनर्जी डिराइव करना। नेक्स्ट हमारा रहता है एनर्जी डिराइव करना, और एनर्जी इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट करके दिया है ना, एनर्जी डिराइव करते हैं, रुको एक मिनट। हाँ, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा एनर्जी का डेरिवेशन, बुक में बराबर दिया नहीं है, और फालतू में इसमें से कंफ्यूज हो जाओगे आप, इन्होंने बराबर से कुछ दिया ही नहीं, फॉर्मूला भी बराबर से नहीं दिया इसका, अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं बुक में से जितना है उतना समझा देता हूँ, मैं आपको अलग जगह से सब समझा दूंगा अच्छे से। यहाँ पे थे, ओके देखो यहाँ पर, ओके देखो इन्होंने सब ऊपर नीचे किया, इसलिए यही बता रहा था। अभी देखो यहाँ पर इन्होंने सीधा वो खत्म हुआ, इन्होंने लिखा द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल वेर ओवरकम इन द बोर एटॉमिक मॉडल। फिर उन्होंने बाद देखो क्या लिखा, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल। हाँ, डेवलपमेंट्स क्या लिखा है, एट द टाइम व्हेन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वेर बीइंग पुट फॉर some results are obtained from the studies of interactions of radiation with matter। ठीक है, हाँ
तो interaction of radiation with matter require to be correlated to atomic structure. Niels Bohr utilized these results to get over the drawbacks of the Rutherford's atomic model. These results were wave particle duality of electromagnetic radiation and line spectra of hydrogen. अब देखो ये इन्होंने ना ये बताया है कि एक्चुअली बोर यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये सब चीजें उन्होंने किस बेसिस पे बोला है. यहाँ पर इन्होंने सब कॉम्प्लिकेट करके दिया है. एक्चुअली ठीक है, इन्होंने ये सब लिखा है, ये सब आगे आने वाला है. लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन आगे आने वाला है, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ आने वाला है. क्या बोला था एक्चुअली, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, ठीक है, नाम मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा. इतना सुनो, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि दुनिया में जो भी चीज है हमेशा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. कोई भी चीज हो, हम भी क्यों ना, इंसान भी क्यों नहीं, हर चीज दुनिया में दो नेचर शो करती है, एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर. डी ब्रॉगली, याद आ गया मुझे नाम, डी ब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने ये बोला था कि दुनिया में जो भी चीज है, हर चीज दो नेचर शो करती है. देखो ये चैप्टर है ना, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं, मैं जितना समझाता उतना याद रख लेना. आप जितना ढूंढते जाओगे, जितना कुछ करोगे, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता जाता है चैप्टर. तो जितना मैं आपको बताने वाला हूँ उतना ही याद रखना, उसके बियॉन्ड कुछ भी मत देखना. अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप प्लीज उसमें ज्यादा अंदर डीप में मत जाना. ठीक है, अभी के लिए इतना सुनो. ओके, डी ब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला था कि दुनिया में हर चीज जो है वो दो नेचर शो करता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. इलेक्ट्रॉन का भी वही हाल है. इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे वेव नेचर फॉलो करता है और कहीं कहीं पे पार्टिकल नेचर फॉलो करता है. सेम लाइट का भी वैसे ही है. लाइट का दोनों नेचर प्रूव हो चुका है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी. तो वही लिखा है, वेव पार्टिकल डुअलिटी मतलब दो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन क्या है, ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा. ठीक है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 43 पे है वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो ये इन्होंने देखो ना सब ऊपर नीचे दिया. यहाँ पे बोस के बारे में बताने से बजाय इन्होंने पता नहीं कुछ और ही बीच बीच में सब लिख दिया. अब देखो इन्होंने क्या दिया वैसे तो, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अ डायलेमा वाज posed by electromagnetic radiation in the world of science. Phenomena such as, देखो वही सब बारे में चल, phenomena such as, आप ज्यादा डेप्थ में मत जाना. Phenomena such as diffraction and interference of light, दो फिनोमिना है, एक होता है डाइफ्रैक्शन, एक होता है इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. ठीक है, could be explained by treating light as electromagnetic wave. देखो वेव बोल रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि लाइट के दो फिनोमिना हैं, एक होता है डाइफ्रैक्शन, दूसरा होता है इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. ये 12th स्टैंडर्ड में पूरा एक चैप्टर है आपको, इंटरफियरेंस एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो अभी के लिए मैं इसको ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं समझाने जा रहा हूँ. अभी के लिए सिर्फ इतना सुनो कि दो फिनोमिना है लाइट के, डाइफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस. वो एक्सप्लेन तो होते हैं, बट लाइट के कौन से बिहेवियर से एक्सप्लेन होते हैं, वेव नेचर से. लिखा भी है, बाय ट्रीटिंग लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ऑन द अदर हैंड, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और एक और टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी फिजिक्स के दोनों टॉपिक है. ठीक है, लाइट इन दो प्रॉपर्टी को भी शो करता है. could not be explained, देखो क्या लिखा, could not be explained by the wave nature of light and only accounted for by considering particle nature of light. अगर आपको इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है तो आप किससे एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइट को आपको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा, एज अ पार्टिकल. तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर कौन सी दो चीजों को बताता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लाइट का वेव नेचर कौन सी दो चीजों को एक्सप्लेन करता है, डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. ज्यादा डेप्थ में मत जाना, क्या होता है काम का नहीं है, 12th में आएगा अगर चाहिए तो. ठीक है, द ओनली वे टू रिजॉल्व द डायलेमा वाज टू एक्सेप्ट दैट लाइट हैज अ डुअल बिहेवियर. मैंने भी आपको यही बोला. व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स, देखो ध्यान से सुना भी आपने, व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स विद द मैटर. देखो जब सन से लाइट अर्थ पे आती है तो जब आ रही है, ट्रैवल कर रही है, तब वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है. जैसे ही वो किसी के ऊपर गिरती है, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, जैसे ही उसको टच करती है, अब उसका नेचर चेंज होके पार्टिकल हो जाता है. मतलब मेरे बात ध्यान से सुनना, देखो कॉम्प्लिकेटेड तो है. जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो कौन सा नेचर, वेव नेचर.
पर जैसे ही वो इंटरैक्ट करती है किसी भी मैटर के साथ, अब उसका पार्टिकल नेचर सामने आता है। तो वही लिखा है, व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स विद अ मैटर इट बिहेव्स एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो उन लोग बोलते हैं कि लाइट एक्चुअली, ध्यान से मेरी बातें सुनना, लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो कैसे एक्सप्लेन किया गया है। साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो एक छोटे छोटे पैकेट से बनी हुई है। प्लीज ध्यान से सुनना, लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या पैकेट से बनी हुई है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स बोलते हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम फोटॉन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स का मतलब जब लाइट ट्रैवल कर रही है, इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेरी बात ध्यान से समझना, जब लाइट प्रोपोगेट कर रही है या ट्रैवल कर रही है, तब लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। जैसे ही लाइट मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो वहां पर उसका नेचर चेंज होकर पार्टिकल नेचर हो जाता है। और कौन सी चीज है जो पार्टिकल नेचर बताती है? फोटोन। लाइट अगर पार्टिकल्स है तो उन पार्टिकल्स का नाम क्या है? लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल, ठीक है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर से क्या प्रूव होता है, वेव नेचर से क्या प्रूव होता है, आपकी बुक में जितना दिया आप इतना याद रखो, मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद ये वेव, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? एक ऐसी वेव जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है, और जो डायरेक्शन में वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उससे भी परपेंडिकुलर है। बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, है ना। अगर समझो लाइट का डायरेक्शन, लाइट ट्रैवल कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, लाइट ट्रैवल कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक वाला कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस में होगा, और जो मैग्नेटिक वेव का कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस में होगा। मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, उसके हाईएस्ट पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं, उसके लोवेस्ट पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। दो क्रेस्ट को आप आपस में जोड़ोगे, वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट is known as one wave, or from one trough to another trough is also known as one wave. Distance of one wave is known as wavelength. एक वेव जो होती है पूरी, उसमें जो भी लेंथ होती है that is known as wavelength, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट तक ट्रैवल करती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट यानी क्रेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये डायग्राम आपको क्लियर है, आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। और आप देखो एक ऑरेंज कलर में दिया है, एक ब्लू कलर में दिया है, ठीक है। तो एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। टर्म्स क्लियर होनी चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी का मतलब पता होना चाहिए, वेवलेंथ का मतलब पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड का मतलब पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए आपको। अगले पेज पे बताता हूँ। ये जितनी भी टॉपिक मैं अभी सिखाने वाला हूँ इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना मत, आप लोग ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बोलता हूँ उतना याद रखना। जिस पार्ट में आपको डेप्थ में जाना है वो मैं आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से समझा दूंगा। ओके, आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायग्राम, फिगर 4.4 shows a schematic representation of an electromagnetic wave. Various parameters used to describe the different types of electromagnetic radiations are wavelength के बारे में पता होना चाहिए, frequency, wave number, amplitude and velocity। देखो वेवलेंथ आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, वर्ड यूज करना कॉन्जिक्यूटिव जरूरी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल लैम्बडा। अब देख सकते हो लैम्बडा कैसे लिखते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? लॉजिक सी बात है, लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, है ना। तो एसआई यूनिट इज मीटर। फ्रीक्वेंसी कैसे डिनोट किया जाता है? प्लीज नोट, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो वी, वी नहीं है वो न्यू है, ऐसा होता है, इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा भी है नू, नू लिखा है इन्होंने, नू नहीं है वो न्यू है।
ठीक है, इन्होंने ऐसे लिखा है यहाँ पर, इट्स नॉट न्यू, इट्स न्यू। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं बाय न्यू, ठीक है, ग्रीक लेटर है वो वी नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, वी मत लिखना। ओके, फ्रीक्वेंसी भी आपको पता ही है, आपने बताया था, नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में से, एक सेकंड, मैंने पिछली क्लास में आपको एक डायग्राम भी बताया था, वापस बता देता हूँ, आप देख सकते हो। समझो ये 1 सेकंड का डायग्राम है, 1 सेकंड में कितना हुआ, ठीक है, समझो ये छोटा सा। अब देखो इसके नीचे में एक और ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी 1 सेकंड का डायग्राम है और ये दूसरी वेव है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 सेकंड का पूरा डायग्राम, मतलब इसमें 1 सेकंड में कितनी वेव निकली, 1 2 3, ठीक है, समझ जाओ ये कंप्लीट है, अभी यहाँ जगह नहीं है इसलिए। तो 1 सेकंड में कितनी वेव है, 3, ठीक है, 3 है। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी क्या बोल सकता हूँ, 3 साइकिल्स पर सेकंड, 3 साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ यही यहाँ पर 1 सेकंड में कितनी वेव्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, यहाँ पे 10 है, तो मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, 10 साइकिल्स पर सेकंड। अब साइकिल्स पर सेकंड को हम एक वर्ड देते हैं, हम एक नया यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 3 हर्ट्ज, यहाँ पे बोल सकते हैं 10 हर्ट्ज, ठीक है। वो साइकिल पर सेकंड, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया था, साइकिल पर सेकंड और वेव्स पर सेकंड, उसके लिए एक नई यूनिट है, साइंटिस्ट के बेसिस, किसी साइंटिस्ट ने, हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम होगा, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनका नाम रख दिया गया है। तो यहाँ पर 3 हर्ट्ज है, इसका मतलब है 1 सेकंड में 3 साइकिल पास हो रही है। यहाँ 10 हर्ट्ज है, इसका मतलब यहाँ पर 1 सेकंड में 10 साइकिल पास हो रही है, वो ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप वेवलेंथ देखो तो ये पूरा एक वेवलेंथ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये एक वेवलेंथ हो गया, पिछली क्लास में समझाया था वैसे तो। सिमिलरली आप यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ है, तो आप देख सकते हो जब फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब कभी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी ऑटोमेटिकली, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब देखो ये भी सब wavelength, the distance between two consecutive crest or trough is called wavelength, पढ़ लिया था हमने, right? Frequency, the number of waves that pass a given point in 1 second is called frequency. It is represented by a Greek letter nu. The SI unit of frequency is hertz. Hertz, अभी उन्होंने गलती से वहां पर H2 लिखा है, it's not H2, it is HZ, प्लीज नोट, हाँ बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स है, HZ है वो। और इसको और क्या पढ़ सकते हैं हम, पर सेकेंड, पर सेकेंड, एस इनवर्स, एस इनवर्स का मतलब पर सेकेंड। हर्ट्ज और पर सेकेंड का मतलब एक ही होता है, वही जो मैं आपको बोला था, 3 वेव्स पर सेकेंड, 3 साइकिल्स पर सेकेंड, ओके। उसके बाद आता है वेव नंबर, ये एक अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट है, मतलब स्कूल से नहीं पढ़ा होगा आपने। वेव्स, वेव नंबर का मतलब क्या, भी ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में कितनी वेव निकली, 1 सेकंड में, जैसे अभी आपने डायग्राम ड्रॉ किया था, तो 1 सेकंड में एक जगह 3 निकल रही थी, एक जगह 10 निकल रही थी, तो एक की 3 हर्ट्ज थी, एक की 10 हर्ट्ज थी। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर का मतलब होता है एक यूनिट लेंथ के अंदर, यूनिट लेंथ, अब वो यूनिट लेंथ क्या हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, 1 नैनोमीटर भी हो सकता है, 1 एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूनिट का मतलब 1 होता है, राइट। तो लोग बोल रहे हैं यूनिट लेंथ के अंदर, यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स पास हुई, या एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स है, दैट इज नोन एज वेव नंबर। प्लीज ध्यान दो, वहां एक यूनिट सेकंड के अंदर, यूनिट सेकंड, 1 सेकंड बोला था हमने,